एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टार्ट करते हैं यूपी टेट के लिए हमारी सीडीपी की मैराथन है। इसमें वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके यूपी टेट में पूछे जाने वाले हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और पूरी संभावना है कि आपको यूपी टेट में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ आप लोग जाइए, एक बार शेयर करके आइए। क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। मतलब सीखने का एक ऐसा टाइम पीरियड जब आप में कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रही है। चाहे कितना भी कंसंट्रेट करने की कोशिश करो, कितना भी किताबें ले आओ, नई नई बुक्स ले आओ, कितने भी रिसोर्सेस ले लो, बट उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं होती है। ऐसी स्थिति को कहते हैं सीखने का पठार। कभी कभी होता है ना, हमारा मन बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता है, कितना भी कंसंट्रेट कर लो, कितना भी सोचो कि नहीं आज हमें पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, बट उस टाइम पे कुछ भी प्रोग्रेस नहीं होता है, ठीक है। ऐसा डेवलपमेंट का एक स्टेज होता है, ठीक है, लर्निंग का एक स्टेज होता है, ठीक है, जब कोई प्रोग्रेस नहीं होता है, चलता है। मतलब 24 या 365 डेज आप एक ही कंडीशन में नहीं रह सकते हो, ठीक है। तो ऐसा बच्चों के साथ भी होता है कि कभी कभी होता है कि सीखने में कोई भी उन्नति नहीं होती है, कोई प्रोग्रेस नहीं होती है। इसे ही कहते हैं सीखने का पठार, राइट। और सीखने के वक्र तो आपको पता ही है, कल मैंने पढ़ाए थे, है ना। तो सीखने का वक्र जब आपके अधिगम में कभी लर्निंग हो रही है, कभी नहीं हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी दोनों हो रही है ना। चार प्रकार के बताए थे ना। सामान्य सीखने का जो अधिगम का वक्र है वो कितने प्रकार का होता है। एक तो सामान्य हो गया, एक उन्नतोदर या बढ़ता हुआ हो गया, एक घटता हुआ हो गया, ठीक है, एक मिश्रित सर्पिलाकार या एस टाइप हो गया। तो 4 हो गए ना। तो वक्र तो 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन जब आपकी पढ़ाई में, आपके लर्निंग में कोई भी प्रोग्रेस नहीं होती है, उसे कहते हैं सीखने का पठार, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। किसका किसका सही हुआ जरा कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। इसको पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि कल मैं क्या करूंगी, सीडीपी का पूरा रिवीजन करा दूंगी। मतलब पूरा जितने हमारे दिन बचे हुए हैं, 4-5 दिन या 2 दिन जितने बचे हैं, आपका 23 को पेपर है, मुझे आज का डेट नहीं याद आ रहा है ना। तो जितने दिन बचे हुए हैं आपके, उन दिनों में मैं क्या करूंगी, आपका सीडीपी का होल सीडीपी रिवीजन करा दूंगी, ठीक है। एक बार ले लेंगे अधिगम के जितने भी सिद्धांत हैं, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, जितने भी हैं, कोहलर, है ना, इन सबको एक साथ ले लेंगे। एक दिन बुद्धि का सिद्धांत ले लेंगे, ठीक है। एक दिन डेवलपमेंट का स्टेज ले लेंगे, ठीक है। और एक दिन जितने भी ये आते हैं कि टैट परीक्षण, मैट परीक्षण, ये सब ले लेंगे। तो आपका होल सीडीपी रिवीजन हो जाएगा एक बार, ठीक है। और बाकी प्रैक्टिस तो हम लोग कर ही रहे हैं। अगर हम बात करें क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है, तो आपको पता है यार, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था। स्किनर ने दिया था ना, B.F. स्किनर ने दिया था, ओके। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में कौन शेष से भिन्न है। मतलब इनमें से कौन सा अलग है, यही पूछा गया है ना। इसका मतलब तो यही हुआ ना, अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत ठीक है, समान अवयवों का सिद्धांत, ये भी अधिगम का सिद्धांत हुआ। सामान्यीकरण का सिद्धांत, है ना। सामान्यीकरण का मतलब क्या हुआ, समान अवयव का सिद्धांत मतलब एक ही जैसे फैक्टर्स काम कर रहे हैं, राइट। सामान्यीकरण का सिद्धांत मतलब क्या, जब कुछ चीज़ें जो हैं मिक्स हो जाती हैं। जैसे आपके फ़ोन की जो रिंग है ना, आपकी डोरबेल से मैच होती हो, तो इसे ही बोलेंगे ना सामान्यीकरण। जब 2-3 चीज़ें एक साथ हो। जब थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, है ना, ठीक है, थॉर्नडाइक ने तो बिल्ली पर किया था, कि कुत्ते पर किसने किया था जरा कमेंट करके बताना। उन्होंने जब कुत्ते पर प्रयोग किया था तो उस कुत्ते को घंटी बंधी हुई थी ना। अब उस घंटी में ना कभी कभी साइकिल की घंटी बजती थी और कभी कभी वो खाने वाली घंटी बजती थी। तो वो कुत्ता क्या करता था, उसको कभी कभी कन्फ्यूजन हो जा रहा था कि ये मेरी खाने वाली घंटी है या फिर ये मतलब दूसरी वाली। इसे कहते हैं सामान्यीकरण का, ठीक है। तो सामान्यीकरण का भी अधिगम का सिद्धांत है। इसके द्वारा क्या है, हमने जानवरों को लर्निंग कराई थी ना। ये जो कुत्ते वाली थ्योरी है, इस थ्योरी को मैं फिर से एक बार, किसने दिया था, कब दिया था, कहाँ के थे, ये सब मैं कल से यही प्रैक्टिस कराने वाली हूँ,
ठीक है, तो कौन से इससे भिन्न है? देखो, अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत सही है, समान अवयव का सिद्धांत होता है, सामान्यीकरण का सिद्धांत भी होता है, बट आपको क्या करना है, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत नहीं होता है, यही अलग है, बाकी सब तो सेम ही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टैफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। यार ये क्वेश्चन कितने बार आ गया है। स्टैफोर्ड बिने परीक्षण किसका मापन करता है? बुद्धि का मापन करता है ना। स्टैफोर्ड बिने परीक्षण किस चीज़ का मापन करता है? बुद्धि का। और आपको पता है पहला सफल बुद्धि परीक्षण किसने दिया था? बिने साइमन ने दिया था ना, बिने ने दिया था ना। और बिने कहाँ के थे? फ्रांस के थे, है ना। तो इन्होंने जो पहला परीक्षण किया था फ्रांस के बच्चों पे, ये शाब्दिक था कि अशाब्दिक? भाई पढ़े लिखे बच्चों पर किया था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है ना कि बिने ने जो जो टेस्ट किया था ना बच्चों पे, वो शाब्दिक था कि अशाब्दिक था? भाई आपको इतना समझना है, मैं इसके पीछे एक स्टोरी सुना देती हूँ आपको, आई होप आपको याद हो जाएगा इस बात से। देखो, दो लोग थे फ्रांस में, दो टीचर थे, उनके स्कूल का, फ्रांस की नगर पालिका के स्कूल में पढ़ाते थे, राइट। तो वहाँ के स्कूल का बार बार रिजल्ट जो है डाउन होता जा रहा था। तो उनके प्रिंसिपल ने बोला भाई कुछ करो, टीचर से बोला कुछ करो, हमारे स्कूल का रिजल्ट ऐसे ख़राब जा रहा है, तो हम पेरेंट्स हम पे विश्वास कैसे करेंगे, राइट। उसके बाद क्या हुआ, विनय ने सोचा हम जो है बुद्धि का परीक्षण करेंगे। और पहले क्या होता था, बुद्धि का आधार पता क्या माना जाता था? जब विनय ने परीक्षण नहीं किया था तो बुद्धि का आधार था कि जो जितना मोटा है, जो जितना हेल्दी है, उसके पास उतनी ही ज़्यादा बुद्धि है, और जो जितना दुबला पतला है उसके पास बुद्धि कम है, ऐसा माना जाता था। मतलब कोई तार्किक और वैज्ञानिक आधार ही नहीं था बुद्धि मापन का। लेकिन जब विनय ने डिसाइड किया कि हम बुद्धि मापन करेंगे, और इनका पहला बुद्धि परीक्षण हो जाता है सफल, ठीक है। तो इस परीक्षण को क्या बोला गया कि विनय का ये पहला परीक्षण था बुद्धि का, और हो गया सफल, ठीक है। इसीलिए इस परीक्षण को क्या कहा जाता है? पहला सफल बुद्धि परीक्षण, ठीक है। पहला सफल बुद्धि परीक्षण था। और इसमें क्या हुआ था, ये शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था भाई, बच्चों पे किया गया था ना। और बच्चे कहाँ पढ़ते थे? नगर पालिका वाले स्कूल में पढ़ते थे, फ्रांस के। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपसे बनता है कि बिने साइमन कहाँ के थे? मैं बार बार क्यों बोलती हूँ बिने साइमन फ्रांस के थे? क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रख लेनी है, ठीक है। और क्या, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है, ये जो बिने साइमन का बुद्धि परीक्षण था ना, ये मानसिक आयु के आधार पे था, ठीक है। मानसिक आयु के आधार पे, ये बात भी आपको याद रख लेनी है। इसके बाद जब डेवलपमेंट होता जाता है ना, जो बाद के वैज्ञानिक आते हैं वो जो है बुद्धि का परीक्षण करेंगे, फिर उसका आधार हो जाएगा बुद्धि लब्धि। तो विनय का जो परीक्षण था ना, वो मानसिक आयु के आधार पे था, ये बात भी आपको याद रख लेनी है, ठीक है। तो स्टैफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है, काय का मापन करता है? बुद्धि का मापन करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के परिणाम स्वरूप नई विशेषताएं और नई योग्यताएं प्रकट होती हैं। विकास के परिणाम स्वरूप क्या होता है? नई विशेषताएं और नई डेवलपमेंट का मतलब क्या है? आप नई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हो, ठीक है, नई नई योग्यताएं। पहले क्या करते थे हम? हाथ से आटा पीसते थे, अब क्या है, चक्की में पिसाते हैं। तो नई विशेषताएं है ना, नई योग्यता हमने हासिल कर ली ना, कि अब हमें हाथ से नहीं आटा पीसना पड़ता है, राइट। अभी क्या है, पहले हम हाथ से वो करते थे, कपड़े धुलते थे। अब क्या है, हमने नई वो कर ली, टेक्नोलॉजी का आविष्कार करके वॉशिंग मशीन बना ली, ठीक है। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? नई विशेषताएं और नई योग्यताएं प्रकट करना, ठीक है। समझ में आया? नई नई क्या, टेक्नोलॉजीज ही तो है नई नई, इसे ही डेवलपमेंट कहेंगे। ठीक है, तो विकास के परिणाम स्वरूप नई विशेषताएं और नई योग्यताएं प्रकट होती हैं, ऐसा किसने कहा था? ठीक है, ऐसा हेरलॉक महोदय ने बोला था। किसने बोला था? हेरलॉक ने बोला था, ठीक है। हेरलॉक जो भी आपको समझ में आ रहा है वही, ओके। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? द्विकारक का मतलब बुद्धि दो प्रकार की होती है, यही हुआ ना द्विकारक का मतलब। किसने किया था? सबसे पहले मैं बता देती हूँ, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्पीयरमैन ने, ठीक है। इन्होंने बताया था बुद्धि दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सामान्य और विशिष्ट बुद्धि। कौन कौन सी? सामान्य और विशिष्ट कारक, मतलब जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। जो सामान्य बुद्धि होती है वो सबके पास होती है जन्मजात रूप से। जैसे कि भूख लगेगी ना, तो हम अपना खाना खोज ही लेंगे, चाहे पागल हो, चाहे फिर तीव्र बुद्धि का हो, चाहे प्रतिभाशाली का हो, है ना।
तो वो अपना खाना खोज ही लेगा। ठीक है, तो ये जन्मजात बुद्धि हर इंसान के पास होती है, ओके, चाहे कोई भी हो। लेकिन जो स्पेसिफिक बुद्धि होती है ना, वो हम अर्जित करते हैं। जैसे आपने बीएड का प्रशिक्षण लिया, ठीक है, तो ये आपने अर्जित किया, पैदा होते ही आपको बीएड का सर्टिफिकेट नहीं मिला था, ये आपने क्या किया, प्रशिक्षण लेके आप अर्जन कर रहे हो ना। तो हमारे पास बुद्धि कितनी प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, ऐसा स्पेयरमैन का मानना है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि बुद्धि 2 प्रकार की होती है, जन्मजात और अर्जित। जन्मजात बुद्धि कौन सी होती है, जो मतलब हमारा खाना पीना, भूख लगना, नींद लगना, थकान आना, ये सब जन्मजात हो गई। और अर्जित का मतलब जितना हम सीखते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, वातावरण के साथ में सामंजस्य बिठाते हैं, ये सब हो जाएगा हमारा अर्जित में। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है ना, तो आपका कमेंट करना बनता है। ठीक है, तो स्पेयरमैन हो जाएंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था में होती है। ठीक है, विद्रोह की भावना, पहली बात तो सबसे पहले किशोरावस्था के बारे में आपको एक बात याद रखनी है। किशोरावस्था को क्या स्टैनले हॉल ने क्या बोला था, संघर्ष, तनाव एवं तूफान की अवस्था। क्यों बोला था, क्योंकि इस टाइम पीरियड में बच्चों के अंदर, है ना, बहुत सारे चेंजेज होते हैं, जस्ट लाइक हार्मोनल चेंजेज, ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में तालमेल बिठाने का चेंज, है ना, बैठाने में समायोजन, भविष्य की चिंता। भाई बचपन में किसी को भविष्य की चिंता होती है, नहीं होती है, बट किशोरावस्था में होने लगती है ना, तो भविष्य की चिंता रहती है। ठीक है, अपने प्रतिद्वंदी के साथ क्या होता है, कंपटीशन, उसकी भी चिंता होती है। ये सारी चिंताएं बचपन में कम रहती हैं, नहीं रहती हैं, ना के बराबर, बट किशोरावस्था के आते आते ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो एक बच्चे के मन में कई सारे जब फैक्टर काम करते हैं ना किसी व्यक्ति में, एक तो हार्मोन चेंज हो रहे हैं, ठीक है, दूसरा ये सारी प्रॉब्लम, कंपटीशन करना, समाज के साथ तालमेल बिठाना, नए नए वातावरण में थोड़ा सा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम, संवेग थोड़ा सा गुस्सा वगैरह ज़्यादा आने लगता है ना, तो ये सब क्या है, इसको क्या कहेंगे, संघर्ष, तनाव एवं तूफान की अवस्था। ऐसा स्टैनले हॉल ने बोला था कि संघर्ष, तनाव एवं तूफान की अवस्था बोला था किशोरावस्था को। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है कि बच्चों, मतलब किसी भी व्यक्ति में या किसी बच्चे में विद्रोह की भावना आ जाती है। कब आ जाती है, पूर्व किशोरावस्था में, किशोरावस्था के प्राथमिक चरण में, मतलब पूर्व किशोरावस्था में क्या हो जाता है, विद्रोह की भावना। ठीक है, लेकिन अगर पूर्व किशोरावस्था की जगह उत्तर बाल्यावस्था दिया है ना, तो आप पूर्व किशोरावस्था मत लगाइएगा, उत्तर बाल्यावस्था लगा दीजिएगा, आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो विद्रोह की भावना कब बढ़ जाती है, पूर्व किशोरावस्था में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पियाजे मुख्य रूप से किसके लिए जाने जाते हैं। आप बताइए, पियाजे किसके लिए जाने जाते हैं। पियाजे और वाइगोस्की, 2 लोगों को आपको याद रखना है, दोनों ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को दिया था। ठीक है, लेकिन पियाजे और वाइगोस्की का सिद्धांत बस केवल एक ही बात पे अलग था। पियाजे का मानना था कि पहले विचार जन्म लेते हैं, ठीक है, वाइगोस्की का मानना था कि पहले भाषा आती है। मतलब वाइगोस्की ऐसा बोल रहे थे कि कोई भी बच्चा पहले बोलना सीखता है, और पियाजे कह रहे थे नहीं नहीं, जब तक दिमाग में थॉट नहीं आएगा तब तक वो बोलेगा कैसे, है ना। तो दोनों में सिर्फ एक ही बात का मतभेद था, क्या, पियाजे का मानना था कि विचार पहले, और वाइगोस्की का भाषा, और दोनों ने यही सिद्धांत दिया था, सेम सिद्धांत दिया था। ठीक है, और थोड़ा मतलब वाइगोस्की का क्या रहता है, वो थोड़ा सामाजिक में ज़्यादा ध्यान दे देते हैं। ठीक है, तो पियाजे ने मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं, संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। संज्ञानात्मक विकास के दौरान इन्होंने क्या क्या दिया था, 4 स्टेजेज बताई थी बच्चों की। कौन कौन सी बताई थी, ये कौन कौन सी स्टेजेज बताई थी, संवेदी गामक अवस्था या संवेगात्मक गामक अवस्था, जिसे मोटर स्टेज कहते हैं, मोटर, या है ना, इंग्लिश में मुझे नहीं, हिंदी में मैं बता रही हूँ, संवेदी प्रेरक अवस्था कहते हैं। ठीक है, जन्म से 2 वर्ष तक का, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11। ठीक है, ये बात आपको याद रख लेनी है। पियाजे के बारे में डिटेल डिस्कशन करना है, ये बात मुझे याद है। भले ही मैं एक दिन निकाल के आपका पूरा CDP करा दूँ, मैं करा दूँगी, जो मैंने प्रॉमिस किया है वो मैं आपका काम पूरा कर दूँगी। ठीक है, मैंने आपको बोल रखा है ना कि पूरा पियाजे का
आपका सीडीपी पूरा मतलब जितना भी है थ्योरेटिकल पार्ट मैं कराऊंगी तो वो मैं करा दूंगी जैसे ही मुझे टाइम मिलता है। ठीक है, अभी के लिए मैंने अराउंड 50 क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपका एक कंप्लीट रिवीजन हो जाए और साथ में 2-4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं बताती चल रही हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्बर्ट बांडुरा निम्न में से किस सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं? ठीक है, अल्बर्ट बांडुरा ने कौन सा सिद्धांत दिया था भाई? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। ठीक है, कौन सा सिद्धांत दिया था? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इनका मानना था ना, कोई भी बच्चा जो है सीखता है ना, कुछ भी लर्निंग करता है ना, वो समाज में रह के करता है, दूसरों को देख के करता है। ठीक है, मतलब वो कोई बच्चा देख रहा है ना कि एक व्यक्ति दूसरे को बाहर जाता है नमस्ते करता है ना, एक बच्चा अगर उसे देख के ऑब्जर्व कर रहा है ना कि वो हाथ मिला रहा है बाहर जाके दोस्तों से, तो वो भी सेम वैसे ही रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इन्होंने बोला कि बच्चे जो भी सीखते हैं ना, समाज में रह के सीखते हैं, दूसरों के व्यवहार को देख के सीखते हैं। ठीक है ना? तो अल्बर्ट बांडुरा ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। भाई आप लोग जो सामाजिक अधिगम करते हो, थोड़ा मतलब जो भी है सोशल, या आप लोग थोड़ा सा अगर बच्चे हैं आपके सामने तो ये चीज़ें देख के किया करिए कि हमारा जो असर है ना इनडायरेक्टली हमारे बच्चे पे भी वही पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्य को आरंभ करने तथा जारी रखने और नियमित रूप से करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इस क्वेश्चन का आंसर देने की ज़रूरत है मुझे क्या? आप लोगों ने जिनमें से पढ़ा है, किसी भी कार्य को आप क्यों प्रारंभ करते हो और कैसे प्रारंभ करते हो और इसे कंटिन्यू क्यों रखते हो? आपके अंदर प्रेरणा है ना, आप मोटिवेटेड हो तभी तो करते हो ना, है ना? आप यहाँ पे टिके हुए हो, ठीक है, आप पढ़ रहे हो, इट मीन्स क्या है? आप प्रेरित हो, आप मोटिवेटेड हो। क्यों मोटिवेटेड हो? क्योंकि आपका एक लक्ष्य है ना कि आपको एग्ज़ाम देने जाना है, राइट? तो किसी भी काम को आरंभ करने की और उसे कंटिन्यू रखने की जो प्रोसेस होती है ना, उसको हम क्या कहेंगे? प्रेरणा कहेंगे। और मुझे नहीं लगता है इसका आंसर आप लोगों को देने की ज़रूरत है मुझे। ठीक है, आपको सभी को आना चाहिए भाई। सीखनी हुई बात को स्मरण रखने या फिर पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। जब पेपर देने जाना तो एक बात थोड़ा सा ध्यान से देख लेना कि क्वेश्चन में लिखा क्या है, सफलता लिखा है या असफलता। अभी इसी क्वेश्चन में आप लोग धोखा खा सकते हैं। कैसे? सीखनी हुई बात को स्मरण करने या पुनर्स्मरण करने की, इतना पढ़ लिया, बहुत सारे बच्चे टिक कर देंगे, मतलब ये नहीं देखेंगे वो पूछ रहा है असफलता, है ना? तो किसी भी सीखी हुई बात को स्मरण करने मतलब याद रखने या फिर पुनः स्मरण फिर से याद करने की असफलता को क्या कहेंगे, है ना? तो ये असफलता की बात कर रहे हैं, मतलब आप याद नहीं कर पा रहे हो, ना याद कर पा रहे हो ना फिर से याद कर पा रहे हो, इसको क्या कहेंगे? विस्मृति कहेंगे। और अगर सफल हो जाते हो याद करने में तो इसे स्मृति कहेंगे, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक की आधारशिला किसने रखी थी? ठीक है, तो गेस्टाल्टवादी, देखो मनोविज्ञान के अंतर्गत मैंने आप लोगों को 2 प्रकार के मनोवैज्ञानिकों के बारे में बताया था। कौन कौन से? व्यवहारवादी और संज्ञानवादी। रोज़ मैं यही कहानी लेके बैठ जाती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। एक तरफ थे व्यवहारवादी, ठीक है, एक तरफ थे संज्ञानवादी। ओके, इधर है व्यवहारवादी और इधर है संज्ञानवादी। व्यवहारवादियों का मानना था कि बच्चे गलतियां करके सीखते हैं। ठीक है, बच्चे जितना गलतियां करेंगे, बार बार गलतियां करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, पियाजे भी इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। कहते हैं पियाजे नन्हे वैज्ञानिक है। पियाजे का क्या कहना है? बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं और बच्चे गलतियां करके ही सीखते हैं, है ना? तो इधर क्या थे? थॉर्नडाइक थे, स्किनर थे, हल, क्लार्क एंड हल थे, है ना? इन लोगों का मानना था, ये सब व्यवहारवादी थे जिनके मैंने नाम ले लिए ना, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, ये सब लोग क्या थे? व्यवहारवादी थे। और इनका मानना था ना, कोई भी बच्चा गलतियां करके सीखता है। ठीक है, और इनका ये भी मानना था कि अगर अधिगम की बात है ना, लर्निंग की बात है ना, तो हम मानव को भी अधिगम करा सकते हैं और किसी पशु को भी अधिगम करा सकते हैं। और इन्होंने अधिगम कराया। ठीक है, थॉर्नडाइक ने बिल्ली को अधिगम करा दिया। एक टाइम के बाद बिल्ली गलतियां करते 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 एक लास्ट स्टेज ऐसा आता है कि बिल्ली जो है पिंजड़े में पैर मारती है और अपना खाना प्राप्त कर लेती है। इसका मतलब क्या? अधिगम कर लिया बिल्ली ने। उसको पता चल गया कि इस पिंजड़े में यहाँ पे पैर रखेंगे तो ये खुल जाएगा बॉक्स और हम बाहर निकल के अपना खाना ले लेंगे, है ना? तो उन्होंने क्या बोला कि हम किसी पशु को भी अधिगम करा सकते हैं।
और इन्होंने बोला कि अधिगम जो होता है ना, यंत्रवत, मतलब डरा के भी अधिगम कराया जा सकता है, यंत्रवत होता है ना। ओके, तो व्यवहारवादियों का मानना ऐसा था। लेकिन एक तरफ थे संज्ञानवादी। संज्ञानवादियों को हम गेस्टाल्टवादी भी कहते हैं। संज्ञानवादियों का मानना था कि अधिगम, देखो भाई, मार पीट के अधिगम हम नहीं करा सकते, ना तो हम अधिगम गलतियां करके करा सकते हैं। जब हमारे पास कोई समस्या आएगी ना, तो हम अपनी सोच के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा हम उस समस्या का समाधान कर लेंगे। उसके लिए हमें बार बार गलतियां करने की ज़रूरत थोड़ी ना है। ठीक है, मान लो संज्ञानवादियों का ऐसा मानना था कि भाई कहीं आग लग गई, ठीक है, तो हमने सामने आग देखा, हमारे अंदर तुरंत सूझ उत्पन्न होगी, हम उसे बुझा लेंगे। ठीक है, अब ये ज़रूरी थोड़ी नहीं कि बार बार आग ही लगाओ, है ना। इसके लिए बार बार आग लगाने की क्या ज़रूरत है, एक एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो इनका मानना ऐसा था, नहीं नहीं, बार बार गलतियाँ करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम सूझ के द्वारा जो है अधिगम करा सकते हैं। संज्ञानवादियों का ये भी मानना था कि केवल मानव ही विश्व में एक ऐसा प्राणी है जो अधिगम कर सकता है, पशु वशु अधिगम नहीं कर सकता है। ठीक है, और संज्ञानवादियों का मानना था कि यंत्रवत अधिगम नहीं कराया जा सकता, किसी को डरा धमका के, है ना, मार पीट के अधिगम नहीं कराया जा सकता। संज्ञानवादियों का मानना ऐसा था, है ना। तो दो प्रकार के वैज्ञानिक आपने देखे, दो प्रकार के मनोवैज्ञानिक, एक व्यवहारवादी हो गए, एक संज्ञानवादी हो गए। ठीक है, तो संज्ञानवादियों को क्या बोलते हैं, गेस्टाल्टवादी। ठीक है, संज्ञानवादी और गेस्टाल्टवादी बात एक ही है। तो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक की आधारशिला किसने रखी थी, तो मैक्स वर्दीमर ने रखी थी। किसने रखी थी, मैक्स वर्दी। समझ में आया गेस्टाल्ट का मतलब? गेस्टाल्ट का मतलब यार संज्ञान होता है। ठीक है, संज्ञान और गेस्टाल्ट बात एक ही हो गई। ठीक है, तो गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी, मैक्स वर्दीमर ने रखी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारिक क्षमताओं में सापेक्ष वह स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है। यार अधिगम के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है, कि व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन, ठीक है, जो प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है। भाई जब मैंने अधिगम आपको बताया था तो मैंने एक बात बताई थी, अधिगम का मतलब होता है अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास के द्वारा जब आपके व्यवहार में चेंज हो रहा है, उसे अधिगम कहते हैं। तो यही बात इन्होंने थोड़ा सा तोड़ फोड़ के बना दी। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अधिगम ही तो कहेंगे भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है। कोहलबर्ग का सिद्धांत, भाई आपको पता है कि कोहलबर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है ना। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, है ना। तो ये क्वेश्चन रिपीट होता है बार बार, और इसमें कुछ ना तो समझने की ज़रूरत है ना याद रखने की ज़रूरत है। नैतिकता का सिद्धांत दिया था इन्होंने, बस इतना याद रखना कोहलबर्ग के बारे में। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है, ठीक है। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण की अगर हम बात करें ना, तो अभिप्रेरणा भाई देखो दो प्रकार की होती है, एक तो जन्मजात होती है, एक अर्जित होती है ना। जो अभी मैंने आपको बताया ना, ये जो भूख प्यास थकान निद्रा, ये सब मतलब भूख लगने पे आप खाने की तलाश करोगे, तो ये आपकी अभिप्रेरणा है। अगर आपको प्यास लगी है ना, तो नल के पास आप जाओगे, पानी भर के लाओगे, पियोगे, ठीक है। तो ये अभिप्रेरणा ही तो है ना। अगर आपको प्यास ही ना लगे, आपको भूख ही ना लगे, तो बैठे रहोगे ना, है ना। तो ये सारी रिक्वायरमेंट क्या होती है, जन्मजात होती है। ये भूख प्यास थकान, आप थक जाओगे तो आराम करोगे, भले ही ज़मीन में बैठ के सो जाओ, है ना। तो ये सारी जो अभिप्रेरणाएँ होती है ना, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये जन्मजात होती हैं। और कुछ अभिप्रेरणाएँ ऐसी होती हैं जो अर्जित करते हैं हम अपने समाज में रह के। हमें समाज सेवा करना है, ठीक है, तो हम किसी को देख के मोटिवेटेड हो रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, समाज सेवा है। ठीक है, हम भगत सिंह के कैरेक्टर को पढ़ के, चंद्रशेखर आज़ाद के कैरेक्टर को पढ़ के क्रांतिकारी विचारधारा हमारे मन में आ रही है, ठीक है, तो ये हम क्या है, पढ़ने के बाद में हम अर्जित कर रहे हैं, ठीक है। तो अभिप्रेरणा का वर्गीकरण कितने प्रकार का हुआ, दो प्रकार का, जन्मजात और अर्जित। ओके, सी इज़ द राइट आंसर। आप लोग भी आंसर देते रहिए, अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए। सीखने के नियम दिए थे, भाई सीखने के नियम किसने दिए थे आपको, कल ये क्वेश्चन आया था ना। सीखने के नियम दिए थे थॉर्नडाइक महोदय ने, ठीक है। सीखने के नियम किसने दिए थे, थॉर्नडाइक ने दिए थे। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, प्रथम पशु मनोवैज्ञानिक,
ये सब थॉर्नडाइक हैं। कल मैं थॉर्नडाइक को डिटेल में लेके आऊँगी, 10 मिनट का लेक्चर लेके आऊँगी, आप लोग ज़रूर देखना। ए टू जेड मैं थॉर्नडाइक के बारे में बता दूँगी, कहाँ के थे। आई थिंक अमेरिका के थे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं थॉर्नडाइक। फिर भी एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। मुझे मतलब 99% श्योर है कि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं, बट फिर भी मैं 10 मिनट का जो लेक्चर लाऊंगी ना, उसमें ए टू जेड थॉर्नडाइक ने क्या सिद्धांत दिया है, कब दिया है, कितने सिद्धांत दिए हैं, कौन सा सिद्धांत का क्या मतलब होता है, वो सब मैं कल ही लेके आऊँगी, कल मैं बता दूँगी आपको, ठीक है। तो सीखने के नियम किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने दिए थे, ठीक है। तो थॉर्नडाइक ने ऐसा था कि थॉर्नडाइक ने 2 प्रकार के नियम दिए। आपको ये क्वेश्चन बार बार कंफ्यूज करता है कि थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए थे। तो थॉर्नडाइक ने 2 भी नियम दिए थे, 3 भी दिए थे, 5 भी दिए थे। आप एक बार देखना, थॉर्नडाइक ने 2 प्रकार के नियम दिए थे, प्राथमिक और द्वितीयक, ठीक है। प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक नियम को मुख्य नियम कहते हैं, गौड़ नियम कहते हैं, ठीक है, या फिर प्रधान नियम कहते हैं। भाई किसी व्यक्ति का जो बड़ा बेटा है ना, उसे प्रधान कहेंगे, मुख्य कहेंगे, बड़ा कहेंगे, जो भी कहेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहले नियम दिया था उसे प्रधान या मुख्य बोलेंगे, ठीक है, और जो दूसरा वाला था उसे गौड़ या द्वितीयक बोल दिया, ठीक है। फिर प्राथमिक नियमों के अंतर्गत थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे प्राथमिक नियमों के अंतर्गत, और द्वितीयक नियमों के अंतर्गत 5 नियम दिए थे, राइट। तो ये बात आपको समझ लेनी है और इसके बारे में डिटेल डिस्कशन कल कर लेंगे, ओके। बस अभी के लिए इतना याद रख लीजिए, थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए थे और बाकी बातें कल आपको पता चल जाएंगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। ये क्वेश्चन क्या आपको बताने की ज़रूरत पड़ेगी? भाई बाल मनोविज्ञान में सबसे हम ज़्यादा स्थान किसको देते हैं? बालक को देते हैं ना, बच्चे पे सबसे ज़्यादा निगाह रखनी होती है ना, हमें बच्चे को ऑब्जर्व करना होता है सेंटर पे रख के, है ना। तो केंद्र बिंदु क्या है? बालक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था के लिए उत्तम विधि कौन सी है? मांटेसरी, खेल, किंडरगार्टन, ये सभी हैं। शैशवावस्था के दौरान जब बच्चे छोटे होते हैं ना, इन्हीं विधियों के द्वारा तो हम बच्चों को सिखाते हैं ना। आप लोग ज़रा कमेंट करके बताइए कि मांटेसरी की तो मेरिया मॉन्टेसरी हैं, ठीक है। खेल विधि फ्रॉबेल, किंडरगार्टन के जन्मदाता कौन है? जरा इन सब के नाम आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। तो ये सारी जो है शिक्षण विधियाँ क्या हैं, शैशवावस्था के लिए प्रयोग की जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ठीक है, संवेगात्मक विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान। देखो, आपके संवेगात्मक विकास को ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। जब आपका शरीर नहीं सही होगा, स्वस्थ नहीं होगा, तो आपके संवेग क्या हैं? उत्तेजित होंगे, ठीक है। आपकी मानसिक योग्यता अच्छी नहीं है, तब भी आपके मतलब संवेगों में उथल पुथल चलता रहेगा, ठीक है। थकान, जब आप थके होगे तब आपके अंदर चिड़चिड़ापन आएगा, गुस्सा आएगी, किसी से अच्छे से बात नहीं करेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं संवेगात्मक विकास को प्रभावित करती हैं, राइट। तो सभी सही है ना, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यों के वर्गीकरण में क्या सम्मिलित नहीं है? आध्यात्मिक मूल्य भी सम्मिलित हैं, नैतिक मूल्य भी सम्मिलित है, सांस्कृतिक मूल्य भी संबंधित हैं। बस येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य नहीं संबंधित है। किसी प्रकार से बस धन का अर्जन कर लो। येन केन प्रकारेण धनार्जन का मतलब हुआ बस किसी भी प्रकार से धन का अर्जन करो, चाहे गलत तरीका हो चाहे सही, यही सही नहीं है। मतलब केवल हम इसीलिए पैदा हुए हैं, बस केवल धन का अर्जन कर लो, चाहे कैसे भी हो। भाई मेहनत करके करो, नैतिकता के साथ करो तो समझ में आता है, लेकिन ये इनके इन प्रकार किसी भी प्रकार से करना ऐसा उचित नहीं है, ठीक है। तो मूल्यों के वर्गीकरण में क्या नहीं सही है, क्या नहीं सम्मिलित है? यही नहीं सम्मिलित है, बाकी सब सम्मिलित है, ठीक है। नैतिकता, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक सब सम्मिलित है, बी वाले को छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। अनुबंधन का सिद्धांत भाषा विकास का सिद्धांत है, अनुकरण का सिद्धांत भी भाषा विकास का सिद्धांत है, परिपक्वता का भी सिद्धांत भाषा विकास का सिद्धांत है, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, ओके। तो सी इज द राइट आंसर, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना क्या कहलाता है? भाई, एक परिस्थिति में आप ज्ञान हासिल करते हो, ठीक है, और उसका प्रयोग दूसरे में कर लेते हो, ठीक है। आपने आलू आलू की सब्जी बनाने की रेसिपी सीखी, ठीक है, और उसी रेसिपी को अंडे की सब्जी में अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है? सब्जी बनाना आपने सीख लिया, आलू की सब्जी, अब उसी का जो है प्रयोग आपने अंडे की सब्जी में कर दिया। इसका मतलब क्या है? आप एक परिस्थिति का ज्ञान यूज कर रहे हो दूसरे परिस्थिति में, ठीक है। आप साइकिल चलाना सीख गए हो, ठीक है, और साइकिल चलाने वाला ज्ञान आप मोटरसाइकिल में अप्लाई कर रहे हो, तो ये क्या है? सीखने का स्थानांतरण ही तो होगा, राइट। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, हाँ, चाय बनाने का ज्ञान कॉफ़ी में। भाई ये दोनों अलग अलग है, इसका मत अप्लाई करना, इसका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा चाय और कॉफ़ी वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, ठीक है। कितनी बार बताऊं, जो बच्चे का, किसी भी छोटे बच्चे का जो व्यवहार होता है ना, वो जन्मजात होता है। जन्मजात का मतलब मूल प्रवृत्त्यात्मक, मूल प्रवृत्ति के अनुसार वो करता है। यार वो तो ना तो उसे बोलना आता है अच्छे से उस टाइम पे, है ना तो उसका इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ होता है, वो अपने शैशवावस्था में होता है ना, तो सारी चीज़ों का विकास चल रहा होता है। तो शिशु का जो विकास होता है ना, वो मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। बच्चा देख करके सीखता है, आपको फॉलो करता है, जैसे जैसे आप करते हो वैसे वैसे करता है ना। जैसे आप बात करोगे वैसे ही आपका बच्चा बात करेगा। अभी आप ही बताइए, जो इंडिया के बच्चे हैं वो हिंदी में बात करते हैं, ठीक है, और जो फॉरेनर्स हैं वो विदेशी में बात करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के बच्चे वहाँ के नागरिकों को फॉलो कर रहे हैं। हमारे किसी बच्चे को आप अमेरिका भेजिए, ठीक है, जैसे ही पैदा हुआ फिर लौट के आएगा, आपसे हिंदी में बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों को देख के वो भी फॉलो करेगा, जैसा वो लोग करेंगे वैसे ही वो भी बात करेगा। इसका मतलब क्या है कि छोटे बच्चे फॉलो करते हैं, देख के व्यवहार करते हैं। लेकिन छोटे बच्चों का जो अधिकांश व्यवहार होता है ना, वो मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है, राइट। कैसा होता है? मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है, मूल प्रवृत्ति के अनुसार व्यवहार करते हैं, ओके। मतलब ये क्या, चीज़ों को पकड़ना छोड़ना, ठीक है, अंगूठा पीने लग जाना, या फिर कुछ भी चिल्लाने लग जाना, कोई भी चीज़ ले लो तो बार बार रोना, ये मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता है ना। ये जो डेवलपमेंट स्टेजेस जब पढ़ाएंगे ना आपको, 2 से 3 दिन थ्योरेटिकल क्लास चलेगी, उसमें पूरा क्लियर होगा कि बच्चे का जन्म कब होता है, मतलब कितना वेट होता है, कब बोलना सीखता है, कब चलना सीखता है, कब खाना खाना सीखता है, सब कुछ आपको पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टैट। ये परीक्षण 7-8 परीक्षण और हैं, वो भी कराने पड़ेंगे। ये तो खैर मार्गन मूरे वाला है, टैट वाला, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? बांडुरा के द्वारा किया गया था, अल्बर्ट बांडुरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? भाई, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक है, तो उनके अनुसार जो है नैतिकता बाहरी कारकों के अनुसार कब जो है निर्धारित होने लगती है? तो पूर्व परंपरागत या प्राक रूढ़िगत स्तर, ठीक है। इसको 2 प्रकार से ये लोग पूछ सकते हैं, चाहे वो पूर्व परंपरागत कहें चाहे प्राक रूढ़िगत स्तर कहें। परंपरागत मतलब होता है रूढ़िगत, मतलब जो चले आया है अभी से, प्राचीन काल से। लड़कियां जो है पढ़ाई नहीं कर सकती हैं, लड़कियां नौकरी नहीं कर सकती, ये क्या है? जैसा परंपरागत चला आया है, लेकिन आज ज़माना बदल रहा है ना, हम अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो परंपरागत या रूढ़िगत का मतलब होता है कि जैसा स्ट्रक्चर जो है चला आया है वैसे ही फॉलो कर ले जाना, है ना। तो कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाहरी कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व परंपरागत स्तर पर, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर हम अपने डिसीजन अपने हिसाब से लेने लगते हैं, अपना भी दिमाग का यूज करते हैं, ठीक है। किस व्यवहारवादियों ने कहा था मुझे नवजात शिशु दे दो, ठीक है, मैं डॉक्टर और वकील, चोर, डाकू जो चाहूँ बना सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसा कौन से व्यवहारवादी थे? देखो, वॉटसन, जे बी वॉटसन क्या थे? व्यवहारवादी थे ना। मैंने 2 प्रकार के मनोवैज्ञानिक पढ़ाए ना,
ये जेवी वॉटसन, थॉर्नडाइक, स्किनर, ये सब क्या थे? व्यवहारवादी थे। ठीक है, तभी आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वॉटसन कौन थे, व्यवहारवादी या संज्ञानवादी, है ना। तो ये बातें भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रखनी पड़ेंगी। किस व्यवहारवादी ने कहा था कि मुझे एक बच्चा दे दो, ठीक है, एक शिशु दे दो, मैं चाहूँ तो उसे डॉक्टर, वकील, जो बोलोगे वो बना दूंगा, चोर बोलोगे तो चोर बना दूंगा। मैंने कहा ना, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, एकदम गीली मिट्टी के समान होते हैं। गीली मिट्टी कहो या फिर कोरा कागज़ कहो, है ना, जैसे जैसे उनको ढालते जाओगे वैसे ही बन जाएंगे वो। ठीक है, इसीलिए वाटसन ने क्या बोला था कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो ना, आप जो भी बोलोगे ना, चाहे साइंटिस्ट बनाना हो, चाहे इंजीनियर बनाना हो, डॉक्टर बनाना हो, नर्स बनाना हो, है ना, टीचर बनाना हो, जो चाहो बना दोगे। हाँ, मुझे देना तो मैं तो टीचर ही बना दूँ। आप लोगों को बनाना है टीचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो सकता है। ठीक है, क्या कहलाती है? अनुपात मापनी कहलाती है। ठीक है, इसको एज इट इज रट लीजिए। ठीक है, एंड इसको मैच करो ज़रा भाई, इसको आप लोग मैच करने की कोशिश करिए। कैसे मैच हो रहा है? देखो यार, कहाँ से मैच हो रहा है? एनिमल इंटेलिजेंस से ही मैच हो रहा है आपका। ठीक है, और किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है। एनिमल, ये जो पशु वाली थ्योरी जो है, पहले पशु मनोवैज्ञानिक मैंने थॉर्नडाइक को बताया ना, ये थॉर्नडाइक से ही मैच हो रहा है। प्रथम पशु मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक, है ना, तो ये थॉर्नडाइक से ही मैच हो रहा है। और ऑप्शन ज़रा देखिए, कोई एक मैच हो जाएगा, उसी से ये हो जाते हैं सारे। ठीक है, तो एनिमल वाला किससे मैच हो रहा है आपका? किससे मैच हो रहा है? थॉर्नडाइक से हो रहा है। देखो ए का 3, अब ये देखो 3 वाला ऑप्शन में मिल गया, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल बोला था? ठीक है, कौन सी अवस्था को विकास की काल और ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा था? ठीक है, तो ये बाल्यावस्था को बोला था। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसे बोला था कॉल ब्रूस ने? बाल्यावस्था को। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, बच्चे की जो वृद्धि होती है मुख्यतः किससे संबंधित होती है? ठीक है, देखो दो कॉन्सेप्ट हैं आपके पास, एक तो वृद्धि हो गया, वृद्धि वा से वृद्धि डिनोट कर देते हैं, एक हो गया विकास, विकास को वी से कर देते हैं। ठीक है ना। वृद्धि का मतलब होता है जब हमारा वेट बढ़े, ठीक है, जब हमारी लंबाई बढ़े, जब हमारा वजन बढ़े, भार बढ़े, लंबाई बढ़े, इसका मतलब हुआ हमारे शरीर में वृद्धि हो रही। ठीक है, और विकास का मतलब हुआ जब आपकी सोचने समझने की क्षमता बढ़े, ठीक है, जब आपकी चिंतन करने की क्षमता बढ़े, जब आपके अंदर तर्क आ जाए, जब आपके अंदर वैज्ञानिकता आ जाए, जब आपके अंदर प्रामाणिकता आ जाए, ठीक है, जब आप चीज़ों को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगो। इट मीन्स क्या? जब आपकी मानसिक शक्तियों का विकास हो रहा है उसको विकास कहेंगे। जब आपकी शारीरिक शक्तियों में प्रोग्रेस हो रही है, ग्रोथ हो रही है, उसको वृद्धि कहेंगे। ठीक है, तो बच्चे की वृद्धि मुख्यतः किससे संबंधित है? अब वृद्धि बताओ किससे संबंधित है? शारीरिक विकास से, शरीर से संबंधित है ना। लंबाई बढ़ेगी तो शरीर में बढ़ेगी, दिमाग में थोड़ी ना बढ़ जाएगी, है ना। वेट बढ़ेगा तो शरीर का ही बढ़ जाएगा, है कि नहीं? सहमत हैं आप लोग कि नहीं? है ना। तो बच्चे की वृद्धि मुख्यतः किससे संबंधित होती है? शारीरिक विकास से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? शारीरिक विकास से, राइट। किससे संबंधित होती है? हाँ, शारीरिक विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? भाई अधिगम के वक्र मैंने कल भी आपको बता दिए थे, आज तो मैराथन में मैंने ज़्यादा ही क्वेश्चन ले लिए हैं। ठीक है, अधिगम के वक्र कौन कौन से हैं? ये क्वेश्चन 100% आ सकता है। ठीक है, तो आप ये याद कर लो, अधिगम के वक्र मैं बता देती हूँ कौन कौन से। एक तो है धनात्मक, नहीं, पहले सबसे पहले सामान्य वाला। एक तो हो गया सामान्य, अधिगम का सामान्य निष्पादन या सरल वक्री अधिगम का वक्र। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप 1 घंटा काम करोगे तो आपको 1 घंटा आउटपुट मिलेगा, मतलब 1 घंटा पढ़ोगे तो एक पाठ याद हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या? जितनी मेहनत कर रहे हो उतना आपको रेशियो मिल रहा है। इसको क्या कहेंगे? अधिगम का सामान्य या सरल रेखीय निष्पादन संबंधी वक्र। ठीक है, दूसरा हो गया धनात्मक या बढ़ता हुआ उन्नतोदर वक्र। इसमें क्या होता है, आप पढ़ तो 1 घंटा रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको लेसन याद हो रहे हैं 4।
ठीक है, तो ये 2 नंबर पे कौन सा हो गया, धनात्मक वाला हो गया। ठीक है, आप पढ़ रहे हो 1 घंटा लेकिन चीज़ें आपको 4 मिल रही हैं, चैप्टर आपको 4 याद हो रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, धनात्मक बढ़ता हुआ या उन्नतोदर वक्र। तीसरा क्या हुआ, ऋणात्मक या घटता हुआ या नतोदर वक्र। ठीक है, ऋणात्मक घटता हुआ या नतोदर वक्र। इसमें क्या होगा, आप पढ़ तो 2 घंटे रहे हो लेकिन आपको पाठ हो रहा है 1 घंटा या 1 पाठ याद हो रहा है। ठीक है, आप पढ़ रहे हो 4 घंटे, लेसन आपको आधा भी नहीं याद हो रहा है। इसका मतलब क्या, आपका अधिगम का वक्र घट रहा है। ठीक है, और चौथा कौन सा है, मिश्रित सर्पिलाकार या एस टाइप वक्र। इसमें क्या होता है कि कभी कभी तो आपको बहुत अच्छे से मज़ा आती है पढ़ने में। ठीक है, 1 घंटे में आपने 10 चैप्टर ख़त्म कर लिए। ठीक है, और कभी कभी 2 घंटे पढ़ते हो तो 2 चैप्टर भी नहीं पूरे होते हैं। इसमें क्या, मिश्रित सर्पिलाकार में क्या होता है, कभी आपके अधिगम की दर बहुत तेज होती है और कभी बहुत धीरे होती है, इसको मिश्रित कहते हैं। तो कौन को कितने हो गए, 4 हो गए ना, यही होते हैं अधिगम के वक्र। ठीक है, तो कौन का अधिगम का वक्र कौन सा नहीं है, आप लोग बताइए, मैंने सारे बता दिए। देखो मिश्रित वाला तो है ना, मिश्रित वाला है, टिक कर दिया। नतोदर मतलब घटता हुआ है, ये भी है। उन्नतोदर वाला भी अधिगम का वक्र है, ये भी सही हो जाएगा। लंबवत मैंने कोई पढ़ाया नहीं, होता है लंबवत, यही नहीं है, बाकी तीनों हैं। ठीक है, तो डी वाला नहीं होगा, यही सही हो जाएगा, नहीं पूछा गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, कौन से कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। भाई जब बच्चे को आप कोई नई चीज़ सिखाने जा रहे हो ना, ठीक है, मान लो आप उसे क्या सिखाने जा रहे हो, आप उसे प्रदूषण के बारे में, जल प्रदूषण ये सब पढ़ाने जा रहे हो ना, आप उससे पूछोगे हम पानी को कैसे कैसे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पानी से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं, थोड़ा बहुत उसका आगे पीछे का पूछ लोगे ना। ठीक है, थोड़ा इसे क्या कहेंगे, पूर्व ज्ञान का, जब हम बच्चे से जानना चाहते हैं कि जो चीज़ हम पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में उसे पहले से क्या क्या आइडिया है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, पूर्व ज्ञान का परीक्षण। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, हम प्रस्तावना कौशल को कहते हैं जब हम पूर्व ज्ञान का परीक्षण करते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। ठीक है, ऐसा रॉस ने बोला था, किसने बोला था, रॉस ने बोला था। रॉस ने क्या बोला था कि सीखने का पठार एक ऐसी प्रक्रिया होती है, ठीक है, जब जो है सीखने की प्रक्रिया में कोई प्रोग्रेस नहीं होती है। ओके, तो ये कथन किसने कहा था, रॉस ने कहा था, ये बात आपको याद रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना कौन सा सिद्धांत है। स्मृति स्तर और बोध स्तर का जो है शिक्षण प्रतिमान संरचना का उभयनिष्ठ कौन है। ठीक है, तो प्रस्तुतिकरण, ये उभयनिष्ठ हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं, उभयनिष्ठ पूछा गया है ना, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ऐसा किसने बोला था, संवेग जो है व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ठीक है, आप कोई पिक्चर देख के रोने लग जाते हो, कोई इमोशनल सीन आ जाता है, रोने लग जाते हो। ठीक है, किसी क्रांतिकारी भावना को जब देखते हो ना, सरहद पे कोई लड़ रहा है, हमारे लिए जान देने को तैयार है, ठीक है, तो आपके अंदर क्या, देशभक्ति की भावना आती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका संवेग ही तो होता है ना। तो ऐसा वुडवर्थ ने क्या बोला, वुडवर्थ ने बोला जो संवेग होते हैं ना, वो व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती है भाई साहब, और कुछ नहीं होता है। ऐसा किसने कहा था, वुडवर्थ ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे कौन से अच्छे मानसिक, मतलब कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के कारण नहीं है। ठीक है, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य क्या नहीं, नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता। ठीक है, जब आपका जीवन नियमित है, ठीक है, नियमित रूप से आप जीवन जी रहे हो और संवेगात्मक रूप से आप परिपक्व हो, मैच्योर हो। ठीक है, तो इस अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का उदाहरण है। ठीक है, ये तो है। आत्मविश्वास और सहनशीलता, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और आप चीज़ों को सुन के टाल देते हो, इग्नोर कर देते हो, जो चीज़ें नहीं मतलब आप मतलब चुप रह जाते हो, कहीं कहीं पे कुछ चीज़ें सह लेते हो, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी है और आप चीज़ों को टॉलरेट करना सीख जाते हो, सहन करना सीख जाते हो, है ना।
मतलब ज़्यादा किसी से पंगा नहीं लेना फालतू की बातों का, है ना। तो आपके अंदर सहनशीलता है, ठीक है। ये अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के उदाहरण हैं। वास्तविकता की स्वीकृति और स्वयं का मूल्यांकन, ठीक है। एक यूपीएससी में ऐसे आया था, स्वीकारोक्ति का साहस और स्वीकार करने की प्रवृत्ति हो तो इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करता है ना। तो जब आप वास्तविकता को स्वीकार रहे हो और अपना मूल्यांकन कर रहे हो तो ये भी एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का उदाहरण है। लेकिन आप बहुत विनीत हो और अपने आप में सीमित हो, दुनिया में क्या चल रहा है आपको पता ही नहीं, कोई आपके साथ में कितना बड़ा फ्रॉड कर जाए आपको पता ही नहीं, तो इतना भी सीधा, विनीत का मतलब होता है सहज और सरल सीधा इंसान होना, ठीक है। ये बात अच्छी है, लेकिन इसके मतलब आप स्वयं में ही सीमित हो जा रहे हो। आपको अपने आस परिवेश में होने वाले ना तो क्राइम का पता है, ना होशियारी का पता है, ना चालाकी का पता है, लोग कैसे हैं आपको पता ही नहीं है, तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे ना, है ना। तो ये बहुत विनीत और स्वयं में सीमित, ये अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के उदाहरण नहीं है ना। तो दुनिया में सर्वाइव करने के लिए ये सारी चीज़ें भी आपके अंदर होनी चाहिए, है ना, ठीक है। तो यही नहीं होगा, नहीं पूछा गया है ना आपसे, बहुत विनीत और स्वयं में सीमित, यही नहीं होगा, बाकी सब सही है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, बहुत विनीत और स्वयं में सीमित, ये नहीं होगा, बाकी सारे हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माँ बाप के साए से बाहर निकलकर बच्चे अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करते हैं, ठीक है। ऐसी कौन सी स्टेज है जब बच्चे माँ बाप के साए से बाहर निकल जाते हैं और अपने मतलब अपने अपने सहपाठियों की संगत को पसंद करने लग जाते हैं? तो कब होता है ऐसा? उत्तर बाल्यावस्था के दौरान होता है कि माँ बाप के साए से अब उनको थोड़ा सा फ्रीडम चाहिए होता है, ठीक है, इसलिए उनको अपने दोस्तों के साथ अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये कब होता है? उत्तर बाल्यावस्था के दौरान ऐसा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करना चाहिए, ठीक है। छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, बच्चों के बीच एक कंपटीशन का माहौल क्रिएट करना। भाई प्रतिस्पर्धा होगी तभी तो जो है प्रोग्रेस होगी, तभी तो ग्रोथ होगा, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, ये तो होना ही चाहिए, एक हेल्दी डिबेट होना चाहिए, ठीक है। उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, ठीक है, ये भी कराना ज़रूरी है। गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना, मतलब एक्टिविटी कराना, ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कराना, ये भी कराना चाहिए। लेकिन उनकी बहुत अत्यधिक प्रशंसा, मतलब उनको मोटिवेट करिए, आप पुनर्बलन दीजिए, लेकिन किसी चीज़ की अति अच्छी नहीं है, ठीक है। तो बहुत अधिक प्रशंसा करना भी सही नहीं है, ठीक है। हर चीज़ को आपको बैलेंस करके चलना है। बहुत अधिक प्रशंसा क्यों करोगे भाई आप, ठीक है। निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? औसत बुद्धि के बच्चों को, या फिर गांव के बच्चों को, ग्रामीण वाले, या फिर अध्ययनशील बच्चों को, या फिर कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को? कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को कभी कभी समायोजन में प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। जब इंसान ज़्यादा ही तेज बन जाता है ना, तो उसको कभी कभी समायोजन में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो डी इज़ द राइट आंसर। क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं तो वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, ठीक है, सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? जब भाई दो लोग मिलते हैं ना तो एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं, प्रभावित होते हैं, अफेक्ट होते हैं, और एक दूसरे की अपनी छवि एक दूसरे पर छोड़ते हैं। कोई कहेगा यार, जब मिलेगा ना अपने दोस्तों से, यार मैंने ये कंपनी बिल्डअप कर ली है, मैंने तो गाड़ी खरीद ली है ना। तो आप जो है दूसरों से क्या होते हो? प्रभावित होते हो। अरे यार, इसने तो गाड़ी खरीद ली है, कितना अच्छा काम कर लिया, इसने तो कंपनी खड़ी कर दी है, तो ये प्रभावित ही तो हो रहे हो आप, है ना। और आप भी प्रभावित करते हैं, आप कहोगे यार मैंने ना अपनी माँ के लिए ये खरीदा है, तो दूसरा भी आपसे प्रभावित हो रहा है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है। ये बात क्या हो गई? सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहल वर्ग का विकास का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? यार कोहल वर्ग कितने बार आएंगे? नैतिक विकास से संबंधित हैं भाई साहब, ठीक है। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है? सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ होता है, या फिर
अरे कोहलबर्ग ये सिद्ध करना चाहता है कि सीखना एक संज्ञानात्मक संकार्य है। सी इज़ द राइट आंसर। क्या सही हो जाएगा? सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? समावेशीकरण आपको करना है। समावेशीकरण का मतलब क्या? समावेशन का मतलब मैंने आपको कल ही बताया था। ठीक है, सबको साथ में लेना है ना। तो क्षमता निर्माण का अभाव या फिर अभिभावकों की भागीदारी नहीं होना, अलगाव की स्थिति, मतलब जब आप अलग हो रहे हो, आप में क्षमता नहीं है निर्माण करने की, ठीक है, आप अभिभावकों की भागीदारी नहीं लेना चाहते हो, तो काहे की समावेशीकरण भाई? काहे का समावेशीकरण? जब आप में अलगाव की भावना है, किसी का सहयोग ही नहीं लेना चाहते हो ना, तो आपके पास क्षमता है, ठीक है, तो ये कोई समावेशीकरण नहीं होता है। समावेशीकरण की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है संवेदनशील होना। ठीक है, संवेदनशीलता का होना सबसे ज़्यादा बहुत ज़रूरी होता है। डी इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किससे संबंधित है? व्यवहार परिमार्जन से। व्यवहार परिमार्जन से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होता है जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े या फिर स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो। ठीक है, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री मौजूद हो, या फिर तीनों। यार इसके तीनों सही हैं। ठीक है, जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़ेगी ना, तो विकेंद्रीकरण का समावेश होगा। ठीक है, जब स्थानीय संदर्भ में जब लोग मौजूद होंगे, लोग उपलब्ध होंगे, कोई प्रॉब्लम है, आपके पास संसाधन है, लोग हैं, तब भी विकेंद्रीकरण का समावेश होगा। अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री जो जरूरी होगी, ठीक है, तब भी इससे शैक्षिक सुधार होगा, विकेंद्रीकरण होगा। तो तीनों सही है, 1 2 3 तीनों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? ठीक है, कौन सा सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने? भाई प्रयास एवं भूल का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास या भूल या त्रुटि, है ना। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? भाई पश्च अन्वेषण तथा साधन साध्य किसके उदाहरण है? ये मुझे एल्गोरिदम लग रहा है, लेकिन इसको एक बार भाई आप लोग क्रॉस चेक कर लेना। इसका एग्जैक्ट आंसर मुझे याद नहीं आ रहा है, एल्गोरिदम लग रहा है, बट इसको क्रॉस चेक ज़रूर करना आप लोग। ठीक है, इसका मैं अभी इसको टिक लगा के रख देती हूँ। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट्स ले लूँगी, बिना किसी पॉइंट पे आए मैं इसका आंसर ऐसे नहीं बता सकती। ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग भी क्रॉस चेक कर लेना इसका आंसर। ठीक है, मैं इसे देख के ही बताऊँगी, ऐसे नहीं बताऊँगी। ठीक है, क्योंकि ये मुझे याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है, कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। ठीक है, अधिगम की विशेषता क्या नहीं है? मैंने जब अधिगम पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था, अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास के कारण ना, जब आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है ना, उसे ही अधिगम कह देते हैं। ठीक है, तो अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, सही बात है, कर सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से, है ना। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, बिल्कुल सही बात है। अधिगम एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। जब तक आपका कोई लक्ष्य नहीं होगा ना, तब तक आप अधिगम नहीं करोगे। आप बीएड बीटीसी क्यों किए? आपको टीचर बनना था। आप टेट का एग्ज़ाम देने क्यों जा रहे हो? क्योंकि आपको टीचर बनना है टेट पास करके। मतलब क्या हुआ? आपके पास एक लक्ष्य है ना। तो अधिगम क्या है? एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है भाई, अभिवृद्धि नहीं। अभिवृद्धि अभी तो आपको बताया, अभिवृद्धि शरीर से संबंधित है। अभिवृद्धि का मतलब जब आपकी लंबाई बढ़ रही, चौड़ाई बढ़ रही, मोटे हो रहे हो, तो ये अभिवृद्धि होती है। ठीक है, तो अधिगम और अभिवृद्धि में डिफरेंस है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? अधिगम की विशेषता नहीं है, सी वाला नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखने में प्रयास एवं भूल का सिद्धांत दिया था। सीखने का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत या फिर प्रयास और भूल का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। और यहीं पर हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो एक बार तालियां बज जानी चाहिए। ओके, मजाक कर रही हूँ। ठीक है,
आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, शेयर कर सकते हैं, तालियां तो नहीं बजा सकते हैं, ठीक है। शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक और कमेंट के माध्यम से बताइएगा आपको समझ में आता है या फिर आप ऐसे ही बोलते हैं कि मैम आप अच्छा पढ़ाती हैं, या है ना। अगर आपको अच्छा लगता है तभी आप कमेंट करना, वरना फिर मत करना। ओके, और लाइक कमेंट सब कुछ कर देना समझ में आया तो। ओके, और शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।